क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस। सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रोटीन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। एग्जैक्टली तो प्रोटीन सिंथेसिस पर किसका फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज। जी राइबोसोम। एग्जैक्टली राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। और मैंने कल एक आपको एमसीक्यू शेयर किया था कि हमारे पास जो स्मॉलर सब यूनिट होता है और जो लार्जर सब यूनिट होता है, दोनों आपस में किससे कनेक्टेड होता है? किससे कनेक्ट होते हैं? कौन सा आयन था जिससे कनेक्टेड थे ये? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता है ये। मैग्नीशियम। यस, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम से ये दोनों जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। उसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम हमने कहाँ पढ़ा था, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर भी मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल एटम काम करता है। अच्छा जी, लिपिड मेटाबॉलिज्म किसका काम होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एनर्जी प्रोडक्शन किसका काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, द नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए पेयर एज। डीएनए के अंदर हमारे पास कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, डीएनए के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? कहाँ पे पेयरिंग सही हुई हुई है? ये ऑप्शन ए और सी? सी। ओके, सी इज द राइट ऑप्शन। के एडेनिन हमारे पास थाइमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है और साइटोसिन इज विथ गुआनिन। और ये चीज़ हमारे पास किसने बताई थी हमें? चार्जिफ। इसको हम चार्जिफ, इसको चार्जिफ रूल भी कहते हैं। यूरासिल लगा होता है। एग्जैक्टली, आरएनए में हमारे पास क्या होता है? इस थाइमीन की जगह पे यूरासिल होगा। मूव इन टू क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होगा यहाँ पे? एटीपी प्रोडक्शन। एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। अच्छा, यहाँ पे इसको करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू वाइट ब्लड सेल का क्लासिफिकेशन या फिर उसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। WBC जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि RBC को क्या कहते हैं हम? इरेथ्रोसाइट्स। WBC हमारे पास होता है ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये तीन आपको सेल्स के नाम पता होने चाहिए। तो WBC के अंदर हमारे पास कुछ WBCs यानी कि कुछ वाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर आप कोई डाई डालेंगे तो वो स्टेन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, इन ग्रैन्यूल में वो डाई जो है वो स्टेन कर देता है इन ग्रैन्यूल्स को, तो वो स्टेन हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे WBCs होते हैं जिनके पास ये ग्रैन्यूल्स नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें आप डाई नहीं कर सकते। दे वोंट गेट स्टेन बाय एनी डाई। तो हमारे पास इसलिए हमने WBC को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। एक जिसे हम कहते हैं ग्रैन्यूलेटेड। अब ग्रैन्यूलेटेड वाला स्टेन होगा या फिर नहीं होगा? नहीं होगा मैम। ग्रैन्यूल्स होंगे तभी वो स्टेन होगा। तो यहाँ पे ये कैन बी स्टेन बिकॉज इसके पास ग्रैन्यूल्स है। उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा है? ए ग्रैन्यूलेटेड। तो ए ग्रैन्यूलेटेड वाला नहीं होगा। अब ग्रैन्यूलेटेड के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है कुछ WBCs ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक अब डाई के भी टाइप्स होते हैं। कुछ डाइज एसिडिक होती है, कुछ न्यूट्रल होती है, कुछ बेसिक होती है। ठीक है, कुछ अल्कोहलिक डाइज होती हैं। तो वो ग्रैन्यूलेटेड, अब देखो ग्रैन्यूलेटेड सेल्स हमारे पास जो होंगे वो सब के सब स्टेन तो होंगे, लेकिन कुछ जो हैं वो सिर्फ एसिडिक डाई से स्टेन होंगे। ठीक है, तो एसिडिक के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं
वो होता है ईओसिनो, ठीक है। ईओसिन हमारे पास एसिडिक के लिए वर्ड यूज़ किया था। तो ऐसे WBC, ऐसे ग्रैन्युलेटेड WBCs जो कि एसिडिक डाई से होंगे उन्हें कहेंगे हम ईओसिनोफिल्स, ठीक है। फिल यानी कि लविंग, तो एसिडिक डाई से जिनकी एफिलिएशन होगी वो होंगे ईओसिनोफिल्स। उसके बाद दूसरा जो बेसिक डाई से होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, बेसोफिल्स। और जो न्यूट्रल डाई से होंगे वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल। ठीक है। और ए ग्रैन्युलेटेड के अंदर हमारे पास 2 WBCs बस आपको याद करना है। पहला है मोनोसाइट्स और दूसरे कौन से हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में आपने नाम सुना होगा बिल्कुल, T लिम्फोसाइट्स होते हैं और B लिम्फोसाइट्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि WBC, देखें क्या सारे के सारे WBCs एंटीबॉडीज बनाते हैं, येस और नो? यस मैम। नो, सारे WBC एंटीबॉडीज नहीं बनाते। अच्छा, सारे नहीं बनाते तो कौन से बनाते हैं? विच अमंग देम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स? एंटीबॉडीज़ का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हाँ जी, कौन सा इसमें से बनाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन? ईओसिनोफिल्स, ओके। देखते हैं, राइट ऑप्शन है इसका B लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि विच अमंग देम इज़ नॉट अ टाइप ऑफ WBC। तो अभी आपको पता लग गया कि कौन कौन से इसमें से WBCs हैं, उनको एलिमिनेट कर दें, बाकी हमारे पास कौन सा WBC नहीं है। मोनोसाइट मैम। ये क्या था? न्यूट्रोफिल, रेट्रोसाइट मैम। एग्जैक्टली। अगर आपको WBC के नाम नहीं भी आते, सो यू नो कि RBC का दूसरा नाम होता है erythrocyte, so that's not a white blood cell. Then we have question number 5 जिसमें उन्होंने हमसे पूछा what is the functional unit of kidney? नेफ्रॉन। What is the functional unit of, अच्छा, एल्वियोलस हमारे पास फंक्शनल यूनिट होता है किस ऑर्गन का? लंग्स का। लंग्स का। एंड विलस यानी कि विलाय हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं? बहुत सारे विलायस। वैसे तो विलाय आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन कोई एक एग्जांपल मुझे दे दें। है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके के जैसे ये है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, डाइजेस्टिव फूड जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब क्योंकि हमें सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना है, तो इस तरीके से छोटे छोटे रेस्ड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम विलाई कहते हैं। विलाई के ऊपर फिर छोटे छोटे और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको माइक्रो विलाई कहते हैं। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। ये कुछ भी नहीं, देयर फिंगर लाइक रेस्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना। भाई मूवमेंट में आते थे ऊपर नीचे वेव लाइक मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट, वो फिर पेरिस्टल्सिस को प्राइमरीली हम लोग वेव लाइक मूवमेंट कंसिडर करते हैं। ये भी मूव करते हैं, दे ऑल्सो मूव, लेकिन इनकी कोई एज सच प्रॉपर वेव लाइक मूवमेंट नहीं होती, इनकी रैंडम मूवमेंट होती है। इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करवाना, ठीक है। कैपिलरी हमें पता है क्या होती है। कैपिलरी, जहाँ ये आर्टरी है, यहाँ पे ये कैपिलरी होती है, ये वेन है, ठीक है। वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैपिलरी जो ब्लड वेसल एक सेल को ऑक्सीजन देती है, वो कैपिलरी होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम पूछें, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कौन सी ब्लड वेसल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर
गैसियस एक्सचेंज या फिर कोई भी और चीज़, ग्लूकोज अंदर बाहर हो रही है, कोई भी चीज़ निकल रही है, तो वो कहाँ से होगी? आर्टरीज, वेन्स और capillaries. Exactly. We have question number 6. The hormone responsible for regulating metabolism. Metabolism regulate करना किसका fundamental function होता है? Thyroxine का. Thyroxine is released by thyroid gland. thyroid gland. Thyroid gland कहाँ पे होता है? Brain में होता है। No, it's not in brain. तो ये गर्दन में। ये आपके एग्जैक्टली आपके ट्रैकिया वाली साइड पे होता है, ट्रैकिया के इंटीरियर साइड पे होता है आई गेस, क्या इट्स ऑन द इंटीरियर साइड। और फिर थायराइड ग्लैंड का इस तरीके से बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे ये पी शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं 4। इनको हम क्या कहते हैं? इनको पैराथायरॉइड, ये भी अलग से ग्लैंड्स होते हैं, इनको पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहा जाता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है कैल्सीटोनिन, जो कि कैल्शियम लेवल को, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इसको पैराथायरॉइड हार्मोन भी कहते हैं, पैराथॉर्मोन। ठीक है, तो इससे पैराथॉर्मोन निकलता है, कैल्सीटोनिन निकलता है, ये 2 हार्मोन्स यहाँ से निकलता है। ठीक है, then we have question number 7. What type of joint is present in your shoulder? Joint, जब 2 बोन्स आपस में मिलती हैं तो वो जो जगह होती है उसको हम जॉइंट कहते हैं। और जॉइंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक हिंज जॉइंट होता है, पिवट जॉइंट, सेरल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इन सब जॉइंट्स की अलग अलग मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंज जॉइंट की बात करूँ, आप अपना आर्म देखें, उसको आप खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। आर्म यानी कि ये जो एल्बो है आपकी, इसको आप बेंड कर सकते हैं बिल्कुल एक दरवाजे की तरह, राइट। तो इसीलिए ये जो जॉइंट होता है ये होता है हिंज जॉइंट। उसके बाद हमारे पास यही आर्म को आप अपना क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका सही शोल्डर के अंदर तो बॉल एंड सॉकेट होता है, यस। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट की मैक्सिमम मूवमेंट होती है। ठीक है, ये सबसे एडवांस्ड जॉइंट होता है। उसके बाद पिवट जॉइंट क्या होता है, जो जैसे यही आर्म आप जो है इसको 180 डिग्री पे इस तरीके से रोटेट करें, आगे वाला हाथ पीछे वाला हाथ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होगी 180 वाली, ये पिवट जॉइंट की होगी। उसके बाद आपका जो थंब है, ठीक है, इसको आप बहुत सारी डायरेक्शंस वगैरह में मूव कर सकते हैं। तो जो थंब हाथ से जुड़ा हुआ है वो कौन सा जॉइंट है? वो सैडल जॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल? sensory rod organelles. Exactly, good. Question number 9 है हमारे पास, the part of the eye that controls the amount of light entering into it. इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा आई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 2-3 आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले जो आपका ये वाइट पार्ट है, ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे? कौन सा? स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या कहेंगे इसे? स्क्लेरा। अब ये जो पार्ट है, द कलर्ड पार्ट, जिसको हम सब लोग लेंस कहते हैं कि लेंस लगा लिए, इसके आर्टिफिशियल लेंसेस लगे हुए, लेंस होता, वो लेंस नहीं होता। ये जो कलर्ड पार्ट है, जो कि यूजुअली बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लगाते हैं, जिनको हम लेंसेज कहते हैं। तो असल में ये जो आँख का जो कलर्ड पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड एज, इसको हम आयरस कहते हैं, एग्जैक्टली। और आयरस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आयरस कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आपके आँख में आएगी। ठीक है, तो अगर तो ज़्यादा लाइट है तो वो क्या करेगा, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। और अगर कम लाइट है तो अंधेरे में हम लोग कैसे आंखें खोल कर बिल्कुल फोकस से देखते हैं, तो वो डायलेट कर देता है। अब ये जो आयरिस के अंदर आपको डार्क कलर का दिख रहा है, एक बहुत डार्क
कलर का डॉट दिख रहा है आपको, इसे हम क्या कहेंगे? pupil, प्यूपिल। ठीक है, आपकी आँख के यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्टरी मसल्स होते हैं जो कि आपको आपकी आँख को डायलेट कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद करते हैं। ये हमारे पास कॉन्जक्टिवा, आपकी आँख के ऊपर इस तरीके से बहुत पतली सी एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, आपकी आई के अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं जाती, तो हमारी आँख जो है वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे आइरिस के पीछे लेंस होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप कैविटी देख रहे हो इसे विट्रेस कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो नर्व्स होती हैं वो ऑप्टिक नर्व होती है। ये जो यहाँ पे इंटरनल मसल्स हैं ये मैक्यूला है, और ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम मिरर के अंदर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो स्क्रीन होती है जहाँ पे इमेज बनती है वो क्या कहलाती है? वो रेटिना कहलाती है। ठीक है, रेटिना के अंदर कौन से सेल्स होते हैं जो कि हम उन्हीं की वजह से देखते हैं, कौन से 2 सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। तो ये तो हो गया आई का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि द पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल्स सम अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड्स द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टुगेदर। अच्छा जी, अब आपको पता है कि हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ए है, यहाँ पे टी है, तो इन दोनों के यानी कि 2 स्ट्रैंड को कौन सा बॉन्ड मिलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। गुड। और अगर मैं पूछूं कि ए टी स्ट्रॉन्ग है या फिर जी सी आपस में स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होती है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? डीएनए के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड प्रोटीन में होता है। थिंक अबाउट इट। न्यूक्लियोटाइड के दरम्यान में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है बिल्कुल भी, दे आर प्रीटी इजी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ठीक है, SO4 सल्फेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब ये H2SO4 टूटेगा तो यहाँ से H2 निकलेगा और सल्फेट ये इन दोनों में टूटेगा। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और उसके अलावा H2NO3 कौन सा एसिड था? ये HNO3 है, लेकिन मैंने आपसे पूछा है H2NO3 कौन सा एसिड होता है? HNO3 हमारे पास कौन सा एसिड होता है? नाइट्रिक एसिड। या एंड आई थिंक मैंने पिछली कुछ क्लास के अंदर मेंशन किया था कि H2NO3 जो है वो नाइट्रिक एसिड होता है, लेकिन माय बैड, H2NO3 नाइट्रिक एसिड नहीं होता, HNO3 जो है वो नाइट्रिक एसिड होता है। तो प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 कौन सा एसिड होता है?
नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और H2NO3 हमारे पास एक आयन होता है, इसको भी छोड़ दें आप। H2CO3 कौन सा होता है? कौन सा है? कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, सॉरी, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है ये। डन। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कैटलिस्ट। जैसे हमारे पास बायो के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को वो डिक्रीज़ करेंगे। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे कैटलिस्ट? प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे। हाँ, ये सही जवाब है, लेकिन ये दूसरी चीज़ें भी आपको रीज़न पता होना चाहिए क्वेश्चन के पीछे। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेते एंजाइम्स। अगर पार्ट लेंगे भी ना एंजाइम्स तो आपको लास्ट में जितना एंजाइम आपने डाला था उतना ही एंजाइम आपको मिलेगा, ठीक है। प्रोड्यूसिंग मोर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करता बल्कि प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाने में हेल्प करता है आपका कैटलिस्ट, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, विच एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 1? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हीलियम का क्या होता है? 2। हीलियम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 2। ऑक्सीजन? 1। ऑक्सीजन 8। कार्बन? 1। 6। 6। एटॉमिक नंबर पूछा है, एटॉमिक मास फिर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, एलिमेंट इन ग्रुप 17। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रुप 17 लिखा है। तो अगर आप देखो, हम दो तरीके से काउंटिंग करते हैं। एक तो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रांजिटिव एलिमेंट्स को भी काउंट कर रहे होते हैं, तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हमारे पास 18 ग्रुप्स बनते हैं। लेकिन हम लोग ट्रांजिटिव एलिमेंट्स को कुछ जगह पे नहीं काउंट करते, तो यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स बनता है। तो अगर आप देखिए, हेलो इन्होंने लिख भी दिया वैसे तो हेलोजन्स जो है वो 17 होंगे, या फिर कौन से ग्रुप में होंगे? अगर वो वाला हम ए वाले सिस्टम में देखें तो 7A वाले ग्रुप में होंगे, ठीक है। ए क्यों लिखा है? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है। ट्रांजिटिव एलिमेंट वाले क्या होते हैं? बी होता है। तो पूछा है कि भाई हमारे पास हेलोजन्स के मुझे एलिमेंट्स बताएं। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रीन का भी छोड़ देंगे। फ्लोरीन हम, अच्छा अब यहाँ पे होता क्या है, इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से, क्योंकि इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन आपको गैशियस फॉर्म में मिलेंगे। ब्रोमीन जो है वो आपको लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेगा, और आयोडीन जो है वो सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगा। तो हेलोजन इन्होंने पूछा है, बताइए कौन सा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? ब्रोमीन, ठीक है। कौन सा सॉलिड होता है? आयोडीन। ओके, गुड। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड्स? ज़्यादातर कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? मैम इसकी प्लस को ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो क्या होगी? -2। -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये लेगा और जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है।
कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको याद करनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन की हमेशा -2 होगी। जितना भी फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सारा का सारा क्या होगा, +1 होगा। ठीक है। एल्युमिनियम की क्या होगी, +3 होगी। नाइट्रोजन की क्या होगी, -3 होगी। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होता है, तो -3 होगी। तो ये कुछ एलिमेंट्स, आई सेंड यू चार्ट। तो कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट यू नीड टू रिमेंबर दैट। तो ऑक्सीजन की तो -2 होती है।